इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि यह दावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2025 और 26 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में दिए गए अनुमान पर बेस्ड है, जिसमें भारत की जीडीपी 4187.017 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो जापान की अनुमानित 4146.431 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक है। पहला सवाल तो यह है कि क्या यह आंकड़ा सही है। अगर यह आंकड़ा सही मान भी लिया जाए तो निश्चित ही यह भारत के लिए एक खुशी की बात है। भले ही भारत जापान से महज 0.586 बिलियन डॉलर यानी जीडीपी का सिर्फ 0.014% ही आगे आया हो, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान की तुलना में लगभग 13 गुना कम है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट स्टेबल है या नहीं, एम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब कितना है, रोजगार की गुणवत्ता क्या है, यानी नौकरी के नाम पर केवल गिग वर्कर्स तो नहीं पैदा किए जा रहे हैं। आप जापान से आगे निकल ही गए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुलना हर क्षेत्र की कर दी जाए। केवल कुल जीडीपी की तुलना करके देश की असली आर्थिक स्थिति नहीं समझी जा सकती है। तो ये रहे इस एपिसोड के सवाल। सबसे पहले, आईएमएफ के अनुमान पर भरोसा क्यों किया जा रहा है? क्या जीडीपी में 0.014% का जो भी अंतर दिखाया गया है वो गलत भी साबित हो सकता है? भारत के जीडीपी आंकड़ों में बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में 130वें स्थान पर है, जबकि जापान HDI में 23वें स्थान पर है। भारत में शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर है, लेकिन असमानता बहुत ज्यादा है। 10% लोग 57% आय रखते हैं। जापान में महिलाओं की भागीदारी कार्यबल यानी कि वर्कफोर्स में 50% से भी ज्यादा है। भारत में बेरोजगारी दर 2023 में करीब 7 से 8% थी। जापान में बेरोजगारी दर 2.5% के आसपास है। भारत भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में 93वें स्थान पर है, जापान 18वें पे है। भारत का आईटी सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर टेक हब बन चुके हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इनोवेशन में भारत जापान से पीछे है। जापान तकनीकी में विश्व नेता है। ऑटोमोबाइल, टोयोटा, होंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, पैनासोनिक और रोबोटिक्स में जापान बहुत आगे है। वहां की तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान वर्ल्ड लेवल का है। विश्व बैंक की 2023 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर रहा, जबकि जापान 29वें पर था। भारत की साक्षरता दर करीब 74% है। जापान की साक्षरता दर लगभग पूरी 100% है। वो अपने सवालों पर वापस आते हैं। पहली बात तो यह है कि आईएमएफ कोई डेटा इकट्ठा करने वाली एजेंसी नहीं है। ये सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों को लेकर उसमें थोड़े बहुत बदलाव करता है। तो जो भी गलतियां भारत सरकार के जीडीपी डेटा में होंगी वो आईएमएफ के आंकड़ों में भी मौजूद रहेंगी। अब दरअसल होता यह है कि आईएमएफ के आंकड़ों को आधार बनाकर यह दावा करना कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, ये बस एक तरीका है आलोचनाओं से बचने का कि भारत का जीडीपी डेटा ठीक नहीं पेश किया गया है। आप दुनिया भर की अर्थव्यवस्था देख लीजिए जो अभी बड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, खासकर तब से जब से नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आए। आते ही टैरिफ वॉर शुरू कर दी। इससे महंगाई बढ़ेगी और सप्लाई चेन टूटने की संभावना भी। देश आपस में ट्रेड करना कम कर देंगे। नतीजा यह होगा कि स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आएगी और आए भी, जो मुद्रा, सोने की कीमतें, ब्याज दरें, निवेश और विकास की संभावनाओं पर गहरा असर डाल देंगी। ऐसे में भारत की आर्थिक प्रगति के आंकड़ों को समझते वक्त इन वैश्विक हालात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो किस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा ये अभी साफ नहीं है, इसलिए ग्रोथ रेट का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। जीडीपी में 0.014% का जो भी अंतर दिखाया गया है वो आसानी से गलत भी साबित हो सकता है। पहले भी आईएमएफ के प्रोजेक्शंस गलत साबित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था और आईएमएफ कह रहा था कि लेहमान ब्रदर्स, जो कि एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी थी, वो जब तक बर्बाद होगी तब तक तो पॉजिटिव ग्रोथ शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेहमान ब्रदर्स दिवालिया हो गई और पूरी दुनिया मंदी में पहुंच गई। आईएमएफ ने तब जैसे लेहमान ब्रदर्स की बर्बादी को नजरअंदाज किया था, वैसे ही ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकी और टैरिफ वॉर के असर को अपने अनुमान में शामिल इस बार भी नहीं किया है। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मार्केट को डराने वाली नकारात्मक खबर न फैलाई जाए,
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि IMF के ये अनुमान बहुत से असली नहीं हैं और उन पर पूरी तरह भरोसा करें ये जायज नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी साल की GDP अलग अलग सोर्सेज से आने वाले डेटा के आधार पर बनाई जाती है और ये डेटा फाइनल होने में काफी वक्त लगता है। सबसे पहले साल के बीच में आधे डेटा के आधार पर पहले और दूसरे एडवांस एस्टिमेट दिए जाते हैं, फिर साल खत्म होने के बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट जारी किया जाता है और इसके बाद फिर कुछ वक्त बाद फाइनल एस्टिमेट आता है। यानी GDP के आंकड़ों की पक्की जानकारी मिलने में करीब करीब 2 साल का समय तो लग ही जाता है। घबराइए मत, आसान भाषा में समझाते हुए चलूंगा, बस लास्ट तक बने रहिए। उदाहरण से समझिए, जैसे कि हाल ही में 28 फरवरी 2025 को जो GDP डेटा आया है उसमें 2024 और 25 के लिए दूसरा एडवांस एस्टिमेट, 2023 और 24 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट और 2022 और 23 के लिए फाइनल एस्टिमेट दिया गया है। इस हिसाब से 2025 का फाइनल एस्टिमेट दिया जाएगा 2027 में। उस हिसाब से तो असली बात 2027 में ही साफ हो पाएगी कि क्या सच में भारत ने 2025 में जापान के GDP को पीछे छोड़ दिया या नहीं। एक बात यहां यह भी समझने की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2016 और 17 के बाद से 4 बड़े झटके झेले हैं। सबसे पहले था नोटबंदी, फिर 2017 में GST लागू हुआ, 2018 में NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी संकट आ गया और 2020 में जो चौथा झटका था वो अचानक लॉकडाउन का लग जाना था। अब चूंकि GDP का अनुमान पिछले साल के आंकड़ों और पुराने साल के बेस लाइन पर आधारित होता है, ये हम जान चुके हैं, तो ऐसे बड़े झटकों से ये तरीका गड़बड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2016-17 में नोटबंदी की वजह से बाजार खाली हो गए, फल सब्जियां खेतों में सड़ गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़ों में उस साल 8% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई गई, जबकि असल में तो ग्रोथ नकारात्मक हुई थी। कारण था पुराने आंकड़े। सरकारी तौर पर GDP मापने के लिए प्रोडक्शन साइड अप्रोच को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन उसमें भी नोटबंदी, कोविड जैसी घटनाओं की वजह से बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। और एक आखिरी बात यह है कि इन घटनाओं की वजह से GDP के अलग अलग हिस्सों को मापने की पद्धति में भी बहुत गलतियां सामने आती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इसके 2 सेक्टर हैं, एक सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर जो पूरी तरह व्यवस्थित होता है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक जिसमें व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड हिस्सा होता है और एक अव्यवस्थित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड हिस्सा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा मिलने में काफी देरी होती है। असल में ज्यादातर तिमाही GDP के आंकड़े केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आधार पर ही होते हैं। आई रिपीट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आधार पर ही आंकड़े दिए जाते हैं। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का अनुमान इसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा के आधार पर लगा लिया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक तरह से प्रॉक्सी माना जाता है। पहले यह तरीका शायद ठीक रहता था, लेकिन नोटबंदी जैसी घटनाओं के बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है और लगातार घट रहा है, लेकिन फिर भी उसे बढ़ते हुए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़ों से मापा जा रहा है। यानी असल में घटते सेक्टर को बढ़ते सेक्टर से छुपाया जा रहा है। यही वजह है कि ऑफिशियल GDP आंकड़े वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे। कम शब्दों में कहें, संक्षेप में कहें तो यह दावा कि भारत की GDP तेजी से बढ़ रही है और 2025 में जापान को पीछे छोड़ देगी, उसे फिर से गंभीरता से जांचने की जरूरत है। अब IMF के आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं उसे गहराई से समझना जरूरी है। IMF के आंकड़े बताते हैं कि भारत जापान को अगले साल यानी वित्त वर्ष 2025 और 26 में पीछे छोड़ेगा। अगर लंबी तस्वीर देखें तो साल 2030 तक भारत की GDP $6.77 ट्रिलियन हो सकती है, जबकि जापान की GDP तब तक सिर्फ $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, IMF भारत की GDP को भारत के वित्त वर्ष के हिसाब से दिखाता है, जो होता है अप्रैल से मार्च तक, जबकि जापान जैसे देशों के लिए कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोनों के आंकड़ों को कैलेंडर ईयर के नाम से ही पेश कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का वित्त वर्ष 2024-25 IMF की रिपोर्ट में 2024 लिखा गया है, जबकि भारत में सरकार इसे वित्त वर्ष 2025 कहती है। यही वजह है कि IMF की रिपोर्ट में जब भारत की GDP जापान से ज्यादा दिख रही है, वो असल में अगले साल की बात है, यानी 2025 और 26 की। इस फर्क की वजह से कई लोगों को लगने लगा कि भारत ने अभी ही जापान को पीछे छोड़ दिया है, जबकि ऐसा हकीकत में 2025 और 26 खत्म होने से पहले नहीं होगा। GDP की बड़ी बड़ी हेडलाइंस में एक अहम बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, GDP पर कैपिटा
यानी प्रति व्यक्ति आय। कुल जीडीपी से ये तो पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा से ये समझ आता है कि आम लोगों की जिंदगी का स्तर कैसा है और देश की खुशहाली असल में लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं। भारत की जीडीपी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन आबादी भी बहुत बड़ी है। इसी वजह से हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाला औसत आर्थिक योगदान अब भी जापान के मुकाबले बेहद कम है। आईएमएफ के हिसाब से 2024 और 25 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी के आधार पर करीब $11,228 रहने का अनुमान है। वहीं जापान की प्रति व्यक्ति आय $52,712 बताई गई। चीन, जिसकी आबादी भारत जैसी ही है या फिर ज्यादा भी हो सकती है, उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी काफी आगे है, करीब $27,093। यह बड़ा फर्क दिखाता है कि भारत के सामने असली चुनौती सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह तरक्की हर आम नागरिक तक पहुंचे ताकि असली खुशहाली आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आरबीआई ने हफ्ते भर पहले मई 2025 के अपने बुलेटिन में बताया कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में भारी गिरावट आई है। एक साल पहले 2023-24 में ये निवेश $10.1 अरब था, लेकिन 2024 और 25 में ये गिरकर सिर्फ $0.4 अरब रह गया। सोचिए, ये गिरावट 10%, 50% नहीं, पूरी 96% है। यानी निवेशक भारत से तेजी से बाहर भाग रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट पर चिंता जताने के बजाय रिजर्व बैंक ने इसे एक मैच्योर मार्केट का लक्षण बताया है, यानी एक ऐसा बाजार जहां विदेशी निवेशक आसानी से आ जा सकते हैं। आ कहां रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ जा रहे हैं। ऐसा ही तर्क कुछ महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिया था, जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालकर भाग रहे थे। तो अब जब रिजर्व बैंक भी वैसी ही भाषा बोल रहा है, तो माना जा सकता है कि उसने सिर्फ अपने राजा की राह पकड़ी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब सबसे पहले तो ये सुनकर हैरानी होती है कि हमारा देश पिछले साल करीब $29 अरब विदेशों में निवेश कर चुका है। आरबीआई के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने पिछले साल की तुलना में 75% ज्यादा पैसा विदेशों में लगाया है। यानी अब देश इतना मजबूत हो गया है कि उसे विदेशी पैसे की जरूरत नहीं रही, बल्कि हमारा कारोबार खुद दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मदद करके अपने लिए मुनाफा कमाने लगा है। कितनी हैरानी की बात है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो किसी को नहीं पता। जमीनी हकीकत कुछ और है। देश में जो जॉबलेस ग्रोथ का जमाना मनमोहन सिंह के वक्त शुरू हुआ था, वो अब जॉब लॉस ग्रोथ में बदल चुका है। पिछले 10 सालों से रोजगार के लिए लड़ रहे युवाओं की उम्र बढ़ चुकी है और जो थोड़े बहुत आवाज उठाते हैं उनके साथ पुलिस की बर्बरता देख कोई भी आगे आने से डरता है। इस वजह से अब शायद ही कोई खुले तौर पर रोजगार की मांग करने की हिम्मत करता हो। फिर भी नीति आयोग लोगों को खुश करने के लिए नई नई बातें करता रहता है। नीति आयोग के सीईओ साहब या तो आंकड़े ठीक से पढ़ नहीं पाए या फिर उनकी भविष्य देखने की क्षमता उसी तरह फिसड्डी हो गई है जैसी हमारी गोदी मीडिया की होती है। 2024 में जापान की प्रति व्यक्ति आय करीब $32,500 थी, जबकि भारत की सिर्फ $2,711। आईएमएफ के प्रोजेक्शन के मुताबिक 2025 में जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $33,995 होगी, यानी सालाना करीब $1,500 का इजाफा हो रहा है। वहीं भारत के लिए ये बढ़कर $2,878 होगा, यानी सिर्फ $160 का इजाफा। मतलब साफ है, चाहे जीडीपी के आंकड़ों में मामूली बढ़त हो भी जाए, आम जनता की जेब में फर्क पड़ने में अभी बहुत वक्त बाकी है। धन्यवाद।